नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। हरियाणा का रण, प्रचार का अंतिम चरण। कुछ देर और घमासान, चुनाव का क्या अंजाम? दावों का शोर, हरियाणा में किसका जोर? हम मोहब्बत की बात करते हैं, जोड़ने की बात करते हैं, वो नफरत फैलाते हैं। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। तो हरियाणा में कुछ ही देर में चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। प्रचार के आखिरी दिन दिग्गजों ने हरियाणा में पूरी ताकत झोंक दी है। हरियाणा में इस बार बदलाव होगा या इतिहास बनेगा, ये तो 8 अक्टूबर को नतीजों के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन वोटिंग और नतीजों से पहले प्रचार युद्ध में सभी दलों के नेता अपने अपने दावों और वादों के साथ हुंकार भर रहे हैं। हरियाणा के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के नेता प्रचार में नजर आए। दिग्गजों के प्रचार की अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी आज प्रचार में जमकर पसीना बहाया है। हरियाणा के चुनावी घमासान से जुड़ी हर तस्वीर, हर बड़ी खबर आपको बताएंगे, जिसके लिए मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी जुड़ चुके हैं। निधि श्री भिवानी से मेरे साथ मौजूद हैं, अंकित गुप्ता सोनीपत में हैं, जैनेंद्र मेरे साथ नूह से मौजूद हैं, सचिन कुमार करनाल से हैं, नीरज पांडे फरीदाबाद से। आप सभी के पास में आऊंगा, वहां की पॉलिटिक्स को लेकर, वहां से जुड़ी जानकारियों पर आगे हम आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन अभी की सबसे बड़ी खबर, बीजेपी को हरियाणा में बड़ा झटका लगा। अशोक तंवर ने दोबारा थामा कांग्रेस का हाथ। राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस में हुए शामिल। महेंद्रगढ़ में राहुल की रैली में थामा कांग्रेस का हाथ। तो अशोक तंवर एक बार फिर से कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो गए। जब उन्हें कांग्रेस में शामिल करवाया गया था, उस दौरान की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और ये देखिए, पूरी उनकी जो ये राजनीतिक यात्रा है, नवंबर 2021 में टीएमसी के हो गए थे। उसके बाद उनकी अप्रैल 2022 में आम आदमी पार्टी में एंट्री होती है। फिर बीजेपी में जाते हैं 2024 में, वापस अब कांग्रेस में आ गए हैं। चूंकि छात्र जीवन में भी उनकी राजनीति जो रही स्टूडेंट यूनियन वाली, वो एनएसयूआई में तब रहे थे उस जमाने में। मेरे साथ जैनेंद्र जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। जैनेंद्र, अशोक तंवर का अभी कांग्रेस में आ जाना क्या कहता है, क्या जानकारी आपको मिल रही, इनसाइड स्टोरी क्या है? देखिए, इनसाइड स्टोरी यही है अखिलेश की, जैसा आपने बताया 2019 तक वो प्रदेश अध्यक्ष थे, तकरीबन 5 साल हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के। हालांकि भूपेंद्र हुड्डा के साथ उनकी नई पटरी खाती थी और ये वजह है कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्हें प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया गया था। इसके बाद वो कांग्रेस को उन्होंने अलविदा कहा। तो उन्होंने पहले एक अपना मोर्चा बनाया था, इसके बाद तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए, फिर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए और इसी साल की शुरुआत में बीजेपी में शामिल हुए। सिरसा सीट से उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, हालांकि जीत नहीं पाया। और अब विधानसभा चुनाव में प्रचार खत्म होने से कुछ घंटे पहले उन्होंने कांग्रेस में वापसी की है। बीजेपी को झटका दिया है अपनी टाइमिंग से और कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक मजबूती मिली है, खासतौर पर इस रूप में कि इस पूरे विधानसभा चुनाव में प्रचार में आपने देखा होगा कि बीजेपी हुड्डा और सैलजा के बीच की जो खाई है उसको बड़ा मुद्दा बना रही थी और दलितों की उपेक्षा कांग्रेस में होती है, ये एक बड़ा आरोप था बीजेपी का। कहीं ना कहीं उसके डैमेज कंट्रोल के तहत अशोक तंवर की घर वापसी करवा करके कांग्रेस ने अपनी तरफ से एक संदेश देने की कोशिश की अखिलेश। और प्रचार खत्म होने से ठीक पहले अशोक तंवर का कांग्रेस में वापस आना जो है चर्चा का विषय है और दलित वोटों पर ये कांग्रेस की नजर है। ये जो गांव है, आगे भी इस पर जैनेंद्र से बातचीत होगी। सोनीपत में क्या माहौल है, जरा समझते हैं हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता से। अंकित। अखिलेश, माहौल वही है जैसा कि पूरे हरियाणा की बात की जाए। हरियाणा में जो मुख्य तौर पर लड़ाई देखी जा रही है कांग्रेस और बीजेपी की। और सुबह से मैं जुलाना में था, उसके बाद गोहाना और अभी मौजूद हूँ सोनीपत में। तो अगर इन जो है सभी क्षेत्रों की मैं समअप करता हूँ तो जहाँ पर अगर हम जो है बात करते हैं जुलाना की, जहाँ पर विनेश फोगाट के जो सीधा मुकाबला जो है बीजेपी के उम्मीदवार जो योगेश बैरागी हैं उनसे देखा जा रहा है। हालांकि बाकी जो अन्य उम्मीदवार हैं वो भी अपनी अपनी जो है दावे जरूर कर रहे हैं। और उसी तरीके से आप गोहाना बढ़ेंगे या सोनीपत आएंगे, जहां पर सोनीपत की बात की जाए तो इसको जो हुड्डा परिवार की गढ़ के तौर पर भी देखा जाता रहा है। और सुरेंद्र पवार जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनका मुकाबला निखिल मदान से है। तो हर जगह अगर हम सीधे तौर पर मुकाबले की बात करते हैं तो अधिकतर सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस का दिख रहा है। और
जो उसके अलावा अगर हम बात करें तो इनेलो और बसपा का जो गठबंधन है या आम आदमी पार्टी का के जो उम्मीदवार है वो कहीं कहीं पर अपनी अपनी पॉकेट्स में मजबूत तो जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि अगर जो किसी पॉकेट में वो मजबूत है तो वो किसको जो फायदा करेंगे या किसको नुकसान। लेकिन निश्चित तौर पर जुलाना से नीरज पांडे मौजूद है हमारे सहयोगी। नीरज, फरीदाबाद का क्या माहौल आप देख पा रहे हैं, किस तरह की लड़ाई दिख रही है? देखिए अखिलेश, मैं पलवल में हूं और थोड़ी देर पहले ही हिमंता बिस्व शर्मा ने यहाँ एक बड़ी रैली की और बड़ी रैली करते हुए उन्होंने साफ तौर पे करण दलाल पर हमला बोला और कहा कि यदि कांग्रेस, चूंकि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव हैं गौरव गौतम, वो चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस से करण दलाल जो कांग्रेस के पुराने नेता हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो हिमंता बिस्व शर्मा ने साफ कहा कि यदि कांग्रेस यहाँ जीत जाती है तो यहाँ भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगेंगे। हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करते हैं। क्या माहौल दिख रहा है पलवल में? देखिए भाई साहब, एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा के अंदर तीसरी बार सरकार बनेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। हरियाणा की जनता ने पूरा मन बना लिया है, फिर से नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। फिर से नायब सिंह सैनी जी जरूर, बिल्कुल। और करण दलाल का पलड़ा भी बहुत बताते हैं। नहीं, कुछ नहीं है, वो पब्लिक सब जान चुकी है, केवल हवा हवाई है और कुछ नहीं है। हवाई है, कुछ नहीं, केवल हवा हवाई है। करण दलाल तो पुराने नेता बताए जा रहे हैं। हाँ, पुराने नेता हैं, लेकिन जो भाजपा की वैचारिक लड़ाई है, वैचारिक नीतियां हैं और देश के प्रति जो नीतियां हैं, विदेश में जो हमारा नाम ऊंचा हुआ है, हम काफ़ी वोटर से मिले हैं जो साइलेंट वोटर होते हैं, वो उन नीतियों से प्रभावित हैं। उन्हें ये गली नाली सड़क इन चीज़ों से मतलब नहीं है जी। युवा चेहरे पर लोग। ठीक है नीरज, अब जरा आप करनाल भी चल लेते हैं। सचिन हमारे सहयोगी वहां से हमारे साथ मौजूद है। करनाल में राजनीतिक समीकरण सचिन क्या नजर आ रहा है? प्रचार का आखिरी दिन, क्या कुछ देखा आज आपने वहां? जी अखिलेश, देखिए आज प्रचार का आखिरी दिन है और तमाम नेताओं ने पूरी ताकत जो है आज प्रचार में झोंकी है। सुबह अंबाला था मैं, तो मैंने वहां देखा अनिल विज किस तरह से 7वीं बार विधायकी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, पर एक बिल्कुल नए नेता की तरह जो है लोगों के बीच जाके वोट मांग रहे थे। करनाल में इस वक्त मैं हूँ और यहाँ कांग्रेस की तरफ से जो लास्ट पुश जो है इस सारे कैंपेन में जो है वो दिए जाने की कोशिश की जा रही है कि अपने जो गारंटीज हैं, जो वादे हैं, उनको जो है लोगों तक जो है ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाया जाए। तो भूपिंदर सिंह हुड्डा यहाँ थोड़ी देर में पहुंचेंगे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। तो कांग्रेस की तरफ से कोशिश यही है कि जो प्रचार के ये अंतिम घंटे हैं, अंतिम 2 घंटे हैं, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपना मैसेज जो है, संदेश जो है मैनिफेस्टो का जो है उसको पहुंचाया जाए। ठीक है, मैं सचिन आपसे भी आगे बातचीत करूंगा, लेकिन एक बार फिर से अब मैं जैनेंद्र का रुख करना चाहूंगा। हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। जैनेंद्र, आज कांग्रेसी खेमे के लिहाज से बात की जाए तो बड़ी खबर आई अशोक तंवर का वहां पर जाना, लेकिन सवाल यह है कि अशोक तंवर अभी इस वक्त अगर कांग्रेस में आ रहे हैं तो किस तरीके से कांग्रेस की मदद कर पाएंगे? क्या परसेप्शन के लिहाज से सिर्फ, या वाकई में कोई वोट ट्रांसफर ही करवा पाने की स्थिति में है अभी? देखिए, परसेप्शन के लिहाज से ही सबसे ज़्यादा वो काम आएंगे अखिलेश कांग्रेस के, और परसेप्शन बहुत अहम होता है पॉलिटिक्स में, क्योंकि हमने देख लिया है कि अशोक तंवर में राहुल गांधी ने बहुत इन्वेस्ट किया, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया, लेकिन कांग्रेस से बाहर जाने के बाद वो अपना कोई राजनीतिक जो है वो वजूद नहीं बना पाए। तृणमूल कांग्रेस गए, आम आदमी पार्टी में गए, बीजेपी की टिकट मिली, लेकिन कुमारी सैलजा को वो नहीं हरा पाए, तो उनका कोई राजनीतिक भविष्य नहीं उन्हें दिख रहा था कहीं और। बीजेपी ने इस बार विधानसभा के चुनाव में टिकट भी नहीं दिया था। यही वजह है कि उन्होंने घर वापसी की है कांग्रेस पार्टी में, और कांग्रेस में अब वो आगे क्या कुछ हासिल करते हैं देखने वाली बात होगी। लेकिन जरूर जो दलित वोटों पर नजर थी बीजेपी की चुनाव में, और दलितों की उपेक्षा का आरोप लगाया जा रहा था कांग्रेस पर बीजेपी द्वारा, उसको कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल की कोशिश कांग्रेस की तरफ से जरूर हुई है। जैनेंद्र, वक्त इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। नीरज, सचिन और अंकित भी हमारे साथ मौजूद थे, निधिश्री भी हमारे साथ थी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिडिल ईस्ट में महासंग्राम छिड़ा हुआ है। इजराइल, लेबनान और ईरान में भीषण घमासान जारी है। इजराइल पर ईरान के मिसाइल हमले के बाद मिडिल ईस्ट में हालात लगातार बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। घमासान और तेज हो गया। हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए इजराइल ने लेबनान बेहिसाब बारूद बरसा रहा है। आपको बता दें कि हवाई हमले तक हो रहे हैं, ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। लेबनान की ओर से भी इजराइल को जवाब दिया जा रहा है, जिसमें इजराइल को नुकसान भी उठाना पड़ा है। लेकिन ना तो इजराइल थमने का नाम ले रहा है और ना ही लेबनान और हिजबुल्लाह, दोनों ओर से एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ वीडियो भी जारी किए गए हैं। और इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। लेबनान में इजराइल ने बहुत बड़ा हमला किया। हमले में हिजबुल्लाह के 15 लोग मारे गए। आपको बता दें, सूचना के मुताबिक बिंट जबील में
इजरायली सेना का यह बड़ा हमला हुआ है। हिजबुल्लाह के 15 लोग इसमें मारे गए हैं। एक बार फिर से इजराइल ने देखिए किस तरीके से अटैक किया है। लेबनान में इजराइल ने यह बहुत बड़ा हमला किया। 15 हिजबुल्लाह के लोग मारे गए, कई लोग बुरी तरीके से इसमें घायल भी हुए हैं। तो लगातार यह युद्ध देखिए बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इसका दायरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और विभीषिका की तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो वहां से सामने आ रही हैं। बम विस्फोट, चिंगारी, लोगों की मौत की सूचना, दोनों तरफ से आप देख रहे हैं वार और पलटवार का सिलसिला जारी है। और अभी की ये बड़ी खबर, इजराइल ने एक बार फिर से हमला किया और 15 हिजबुल्लाह के लड़ाके उसमें मारे गए। लेबनान में ये बिंट जबील इलाका जहां पर हवाई हमला किया गया है, यानी इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई है और उसमें बताया जाता है कि हिजबुल्लाह को बड़ा नुकसान हुआ है। आसमान में उठता ये काला धुआं, उसकी तस्वीर आपके सामने, चारों तरफ आप देख रहे हैं बहुमंजिली इमारतें हैं और उसी के बीच ये अटैक किया गया। तो दोनों तरफ से लगातार प्रहार किया जा रहा है और इस बार एक बार फिर से खबर इजराइल की तरफ से आ रही है जिसने लेबनान पर अटैक किया है। और आइए अब आपको समझाते हैं कि आखिर मिडिल ईस्ट में महासंग्राम की बात क्यों कही जा रही है, यह युद्ध क्यों बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के गढ़ में बड़ा हमला किया। लेबनान में बेरूत के दाहिद में हवाई हमले किए गए। यही नहीं, लेबनान पर इजराइल के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। बेरूत में 6 लोग और बिंट जबील में 15 लोगों के मारे जाने की सूचना हमें मिल रही है। लेबनान में आईडीएफ का जो ग्राउंड ऑपरेशन है वो बहुत तेज होने की खबर है। तो लेबनान की ओर से यह दावा किया गया कि इजराइल के 3 टैंक तबाह कर दिए गए। लेबनान में इजरायली सेना 2 किलोमीटर अंदर तक अब घुसने का दावा कर रही है। हालांकि इन सबके बीच 8 इजरायली सैनिकों की मौत की खबर भी आ रही है। इधर अमेरिका ने दोहराया है कि वो इजराइल की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उधर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में बहरीन, कुवैत, ओमान, लेबनान को समर्थन का ऐलान कर चुके हैं। कतर, सऊदी अरब और यूएई ने भी जंग के इन हालात में लेबनान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने का ऐलान कर दिया है। इन सब के बीच एक बड़ी खबर, एक बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि लेबनान के बिंट जबील में हुए इजरायली हमले को लेकर एक बड़ी खबर है। खबर यह कि बिंट जबील में इजरायली फौज ने हिजबुल्लाह के 60 लड़ाकों को मार दिया, यानी यह संख्या बढ़ गई। थोड़ी देर पहले जो हम आपको बता रहे थे कि 15 लड़ाके मारे गए हैं, अब एक जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि हिजबुल्लाह को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उसके 60 लड़ाके मारे गए। आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्स के मुताबिक उन्होंने बिंट जबील की नगर पालिका मुख्यालय पर हमला किया। यहां हिजबुल्लाह के 200 लड़ाके मौजूद थे, हथियारों का जखीरा मौजूद था और इसी को टारगेट किया गया, यहीं पर अटैक किया गया। 60 हिजबुल्लाह के लड़ाके मारे गए हैं। जिस बिल्डिंग को निशाने पर लिया गया वहां पर हिजबुल्लाह के हथियार भी रखे गए थे। ये जो तस्वीर, ये वीडियो आप देख रहे हैं, आसमान में चारों तरफ जो धुआं ही धुआं नजर आ रहा है, यही वो बिल्डिंग बताई जाती है जिस पर हमला किया गया, अटैक किया गया। तो युद्ध के क्षेत्र से लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो पूरी दुनिया की चिंता बढ़ाने वाली तस्वीर। और आईडीएफ के सैनिकों को आप देख सकते हैं जब वो टारगेट करने के लिए वहां पर जा रहे थे, तो इजराइल के सैनिकों की ये तस्वीर, उनकी जो टुकड़ी वहां पर हमले को अंजाम देने के लिए जा रही थी, उस दौरान की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। युद्ध क्षेत्र से एक एक तस्वीर एबीपी न्यूज लगातार आप तक पहुंचा रहा है। और ऐसे में इजराइल ईरान में भी घमासान बढ़ने की आशंका है। ईरान के एक मिलिट्री एडवाइजर की मौत हो गई। 3 दिन पहले इजरायली हमले में घायल हुआ था, मारा गया मिलिट्री का एडवाइजर, और नाम बताया जाता है माजिद। सीरिया में इजरायली हमले में घायल हो गया था। घायल ईरानी मिलिट्री एडवाइजर ने आज दम तोड़ दिया। 3 दिन पहले इजराइल ने जो हमला किया था, उसी हमले में यह शख्स घायल था। उसका इलाज चल रहा था, लेकिन वो बहुत बुरी तरीके से जख्मी था। उसकी हालत क्रिटिकल बनी हुई थी, बहुत नाजुक स्थिति थी उसकी, और अभी उसकी मौत की सूचना मिल रही है। नाम माजिद इसका बताया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से इजराइल लगातार एग्रेसिव है, आक्रामक है। और इजराइल आखिर जवाबी कार्रवाई कैसे करेगा, जो खबरें हमें मिल रही हैं मिडिल ईस्ट में जो महासंग्राम की स्थिति है वो हम आपको बता दें, क्योंकि अपडेट यह है कि इजराइल और ज्यादा कठोर कार्रवाई करने की तैयारी में है। ईरान ने 2 टूक शब्दों में कहा, अगर हमला किया गया तो करारा जवाब मिलेगा। इजराइल के निशाने पर ईरान के कई अहम ठिकाने हैं और इन खबरों के सामने आते ही ईरान का बयान आया।
इजराइल को चेतावनी देते हुए संघर्ष में ना पड़ो, उलझो मत। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने ईरान का नाम लेते हुए कहा कि दुश्मन इजराइल को मिटाना चाहता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जवाब में ईरान के राष्ट्रपति की ओर से भी कहा गया, उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध का पक्षधर नहीं, लेकिन अगर खतरा हुआ तो लड़ेंगे। और इन सब के बीच अब तक ईरानी हमले को पूरी तरीके से नाकाम करार दे रहे इजराइल की कुछ सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें इजराइल के नेवातिम एयरबेस तक ईरान की मिसाइलें पहुंचने के निशान नजर आ रहे हैं। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। हालांकि नुकसान बहुत मामूली बताया जा रहा है, लेकिन ईरान लगातार अपने दावे पर कायम है। उसके मिसाइल अटैक में इजराइल के 20 फाइटर जेट बर्बाद हुए हैं। हालांकि इजराइल का कहना है कि उसके मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने ईरान के मिसाइल हमले को नाकाम कर दिया, लेकिन ईरान का यह कहना है कि उसकी 90% मिसाइलें अपने टारगेट तक पहुंची हैं। तो आइए अब आपको वो सैटेलाइट तस्वीरें दिखाते हैं जो इजराइल के नेवातिम एयरबेस की हैं। इनमें से एक तस्वीर 30 सितंबर की है, यानी ईरान के मिसाइल हमले से पहले की। देखिए तस्वीरें। तो इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि 2 अक्टूबर की, यानी ईरान का मिसाइल हमला होने के बाद की तस्वीर। एयरबेस को पहुंचे नुकसान को साफ साफ इसमें देखा जा सकता है। आप देख रहे हैं, ये देखिए तस्वीरें। 30 सितंबर की तस्वीर है, इजरायली एयरबेस पर हमले से पहले की तस्वीर है, और उसके बाद हमले के बाद की तस्वीर, यानी 2 अक्टूबर 2024 की। आप देखिए हमले के बाद की तस्वीर साफ नजर आ रही है। ये देखिए यहां पर, ये पूरा इलाका हमले से पहले कैसा था और हमले के बाद क्या स्थिति थी, ये सब सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो एबीपी न्यूज पर युद्ध क्षेत्र से लगातार ये कवरेज जारी है। जो भी अपडेट वहां से आएगा, जो भी तस्वीर सामने आएगी, आप तक आगे भी हम पहुंचाते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।